नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बीएच वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, हमारी बीए के लिए कैप्सूल चल रही है एंट्रेंस एग्जाम स्पेशल। उसी सीरीज में आगे मैं आज आपको साइंस के पोर्शंस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को बताऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, कि आपको कैप्सूल से लग रहा है कि आपको मदद मिलेगी। और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए, तो क्या आपको किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए, किस कोर्स के लिए चाहिए, वो सारी चीजें आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट और किस कोर्स के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए जिसे आप एग्जाम में यूज कर सकें। तो आइए बात करते हैं साइंस के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, बीए आर्ट्स और सोशल का पैटर्न अभी चेंज हुआ है। इससे पहले क्या था कि दोनों के अलग अलग पेपर होते थे। आर्ट्स में साइंस का वेटेज ज्यादा था, सोशल में कम था। लेकिन इस बार जब पेपर कंबाइंड हो रहा है तो दोनों का वेटेज, जहां तक हमें लग रहा है, हमारी टीम को लग रहा है, साइंस का वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम को अगर बच्चों को, टॉपर्स को डिस्टिंग्विश करना होता है तो साइंस का माध्यम यूज किया जाता है। वो चीजें यूज की जाती है, वो सब्जेक्ट जिसका जो आप कम पढ़े रहते हैं, ताकि उन्हें आसानी से सेपरेट कर सके बच्चों को। तो मैंने और मेरी टीम ने इस वीडियो को बनाने में, हमारी शुभम वर्मा जी ने बहुत हेल्प की है, हमारी टीम के, वो बायोलॉजी मेंटर है, उन्होंने मदद किया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वेटेज क्या होगा। सबसे पहली बात, जब आपका ये नया पैटर्न है, इसमें हमारी टीम को लगता है कि मिनिमम आपको 12 to 15 क्वेश्चंस साइंस आएंगे दोस्तों। 12 to 15 क्वेश्चन, और बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको ये बहुत ही फ्री में मिलने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। दो तीन चीजें एनालाइज कर लेते हैं। पहले साइंस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। 3 लेवल में बांटे हैं मैंने क्वेश्चंस को। पहला है एक इजी, ठीक, दूसरा है मीडियम, और तीसरा क्या है, हार्ड नहीं, तीसरा है फैक्चुअल क्वेश्चन। आया समझ में आया? देखिए, तो पहला क्या है, इजी, दूसरा मीडियम, तीसरा फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन जो होंगे 2 से 5% होंगे, मतलब एक क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ज्यादा फैक्ट्स सामने आते नहीं है। जो आएंगे वो आपके जनरल नॉलेज में फैक्ट्स आएंगे, साइंस में नहीं आते हैं, ये समझ जाइए आप। दूसरा इजी और मीडियम क्वेश्चन जो है, इजी में क्या होता है 60 to 70, अप्रॉक्स 75% मान लीजिए, ठीक है। 75% इजी क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन का अगर आप दे रहे हैं तो आपको 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स मान के चलिए इजी रहेंगे, जो आप देखते टिक कर लेंगे। और आज मैं ये एनालाइज करके लाया हूँ पूरा पेपर, 10 साल के हम बैठ के यहाँ एनालाइज करते हैं, तब आपको कोई भी वीडियो बना के देते हैं। और इसमें मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और इसी क्वेश्चन में से आपको डायरेक्ट 7 से 8 क्वेश्चन फंसने वाला है, ये मैं लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो आइए पहले एक बात कर लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या होंगे। देखिए, मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि पढ़ें और ज्यादा पढ़ें, ठीक है, तो ये वीडियो देखने सफिशिएंट है वैसे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि समय नहीं है, 16 तारीख को एग्जाम है आपका, अभी 2 से 3 दिन मुश्किल से बचा हुआ है। तो जितना चीजें आप पढ़ चुके, नई चीजें ना पढ़ेंगे कोई भी, मेरे ख्याल से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मत बोलिएगा कि सर आपने ऐसा बताया नहीं कि नई चीजें नहीं पढ़ना था और मैंने पढ़ लिया सर, उसी समय गड़बड़ हो गया सब कुछ मेरा, मैं उसी में कंफ्यूज रह गया, ठीक। टॉपिक देखिए, 4 टॉपिक मैंने जहां तक एनालाइज किया, 8-10 साल के पेपर, नए पैटर्न के पेपर भी आएंगे जिसमें, उसमें भी मैं बताता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला डिजीज, ठीक, पहला लिख लीजिए डिजीज में क्या आएंगे, बहुत लंबी चौड़ी डिजीज की कहानी नहीं आती है आपके। डिजीज में हीमोफीलिया वगैरह या जो भी होगा, या तो आएगा कि बैक्टीरिया से कॉज होता है कि वायरस से कॉज होता है, या तो आएगा जो एक हीमोफीलिया का ट्रेंड वगैरह आता है, वो सब चीजें पूछी जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी एक आध दो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। थोड़ा आर्ट्स और सोशल वाले बच्चों के लिए टफ लगेगा, क्योंकि पहली बार ये सब नाम सुनेंगे, पर कोई बात नहीं, सुनते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, ठीक। तो एनिमल फिजियोलॉजी में क्या होगा, आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए बीएससी अगर पढ़ते तो अलग इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्या है, लोकोमोशन एक चैप्टर है, ठीक है। अगर आप पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं तो इंटरनेट पे जाइए, लोकोमोशंस के 1000 वीडियो, 1000 चीज पीडीएफ पड़ी हुई है, गूगल पे जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट इसी में बताऊंगा, वही सारे आगे। लोकोमोशंस में जो है आपके, लोकोमोशंस में मेनली जॉइंट्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। दूसरा जो है लोकोमोशन के बाद एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन्स वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, रेस्पिरेशंस में क्वेश्चन आते हैं, जो भी एलिमेंट्री चीजें, छोटी छोटी चीजें, वो आपके साइंस में क्वेश्चन आएगी, ठीक है।
ये हो गया एनिमल फिजियोलॉजी। तीसरा आता है प्लांट फिजियोलॉजी। पहले मतलब समझिए फिजियोलॉजी कहना क्या जा रहा है। फिजियोलॉजी मतलब उसका जो फिजियोलॉजी मतलब होता क्या है, ठीक है, एनिमल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो किस तरह से खाना खाता है तो डाइजेस्ट हो रहा है, किस तरह से वो एक्सक्रीट कर रहा है, किस तरह से वो चलता है, किस तरह से सोचता है, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक्सटर्नल इंटरनल सबको पढ़ते हैं, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो एनिमल से जो आता है वैसे ही प्लांट की भी कुछ होंगी। प्लांट चलते नहीं है लेकिन खाना तो लेते ही हैं, बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसा आपको पता है, रिस्पायर करते हैं, आपको पता है, स्टोर करते हैं। तो वो सारी चीजें प्लांट में भी होती हैं जो एनिमल में मैक्सिमम चीजें होती हैं। तो उनकी प्लांट की भी फिजियोलॉजी पढ़ी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एक आपका इंपॉर्टेंट आएगा और इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत वास्ट है, तो आपको इकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशंस पढ़ने हैं, उसी से आया है क्वेश्चन अभी तक, वही आएगा ही क्योंकि बहुत आसान है, ठीक। तो मान के चलिए आपका जैसे मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट है, फिर आप आइएगा, ठीक है, जब पेपर देंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा सर इतना ही क्वेश्चन आया था यहाँ से। डिजीज से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और उसके बाद आपका एनिमल फिजियोलॉजी से जो होगा आपका 3-4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। प्लांट फिजियोलॉजी से आपका 2-3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। इकोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और एक बहुत ही छोटा टॉपिक है विटामिन। अभी आपको वीडियो कुछ मतलब आज या कल में पढ़ जाएगी, विटामिन का सोम सर ने पढ़ाया है, बहुत ही ट्रिकी पढ़ाया है, उसको ट्रिक से बताया, उसको लर्न कर लीजिएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, आज या कल में आपको पढ़ जाएगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा विटामिन, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन 2 भी आ सकता है, एक तो पक्का ही है, ठीक है। तो आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 5, 2 7, 2 9, 1 10, 10 से 11 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ से, ठीक। इतना क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप, सिलेक्शन पा जाएंगे। तो आइए अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम कर रहे हैं, लिखिएगा पहला क्वेश्चन, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं ह्यूमन के, तो जो दांत होते हैं हमारे, जैसे पूरे ये दांत है, ऊपर के दांत मान लीजिए ये, ठीक, ऊपर के इधर दांत, ठीक। मैं ड्राइंग का मास्टर नहीं हूँ इसलिए बहुत बढ़िया नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़िए, पढ़ने से मतलब है कि बोलिए ऐसा दांत तो ऐसे होता है और सारा आप ऐसे बनाते हैं, उससे नहीं मतलब है, आपको पढ़ना है बस। तो देखिए इसमें क्या, ये अपर जो है, ऊपर की जो है, नीचे की जो है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये वाला 1, इसका अपर जो का आधा जो होता है यही सेम रिपीट होता है इधर, ठीक, और सेम चीज ऊपर वाला नीचे होता है, ठीक। तो डेंटल फॉर्मूला क्या बोलते हैं, इधर वाले को लिखते हैं, इधर जो दांत मान लीजिए होगा, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है, मोलर होता है, ठीक। वही चीज नीचे होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो ऊपर जितना दांत होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, नीचे उतना उसी को लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इंसीजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, प्री मोलर 2 और मोलर 3। तो 2 1 2 अपॉन 2 1 2 1 2 3, ऊपर जितना होता है वही नीचे भी होता है, ठीक है। तो आपको बोलेगा डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, क्योंकि आपने बताया था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा, बोलते जा रहा हूँ, आप लिखिए, लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, पढ़िए, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है जहां तक, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन था, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर इन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का कहां होता है, जब आप खाना खाते हैं तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो इसमें ऑप्शन दिया था स्टमक, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो मैक्सिमम जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, अगर ये सवाल आए आपका तो इसमें ऑप्शन मारेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अतड़ी होती है, छोटी अतड़ी, उसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इमल्सिफिकेशन, ये सब डाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन से आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट डन बाय, ठीक, जो आप खाना खाते हैं उसमें फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मैंने, अगर आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, 3 तरह के हमारे फूड्स प्रोडक्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उसमें जो फैट होता है उसको तोड़ने के लिए इमल्सिफाई किया जाता है, उसको पहले उसको तोड़ के इमल्सिफाई किया जाता है, तो वो किस एंजाइम की मदद से होता है, ठीक है। तो उसमें आपका जो ऑप्शन जाएगा बाइल, ये एंजाइम नहीं है, एक तरह का सिक्रेटरी प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, बाइल, ठीक है। तो जो फैट का इमल्सिफिकेशन किया जाता है वो बाइल से किया जाता है। इसमें आपको ऑप्शन बहुत बार दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लाइपेज से, ठीक है। लाइपेज जो होता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करता है, लेकिन बाइल उसको इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफाई करने के बाद डाइजेशन होता है, ठीक। छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज कर जाएंगे, अगर आप बायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े तो कंफ्यूजन ही नहीं है, डायरेक्ट मार के आएंगे भाई, क्यों दिक्कत है क्या, कोई नहीं।
चौथा देखिए, चौथा है द एंडोक्राइन ग्लैंड रिलेटेड टू हंगर, थर्स्ट एंड थर्मोरेगुलेशन। ये पूछ रहा है कि कौन सी ग्लैंड है जो आपको भूख लगता है, जिससे आपको प्यास लगता है, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर, देखिए अभी हमें पसीना हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, तो अभी अगर हमें पसीना हो रहा है तो कौन सा ग्लैंड हमारे दिमाग में जो ये सब कंट्रोल करता है। तो आप ऑप्शन कमेंट कर दीजिए अभी क्या होता है, मैं देखो तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा हाइपोथैलेमस। मैंने बताया था हाइपोथैलेमस क्या होता है, सबसे ज्यादा मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों? मैंने बोला था हाइपोथैलेमस होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होता है और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है ये हाइपोथैलेमस, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। थोड़ा सा रिवाइज किए होंगे तो आपको मजा आ रहा होगा, नहीं किए होंगे तो भी मजा आएगा थोड़े समय बाद। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सब डाइजेशन से भी चल रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ठीक है। अब ये देखिए डिजीज से क्वेश्चन है, डिजीज पूछा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको, तो आप क्या बोलेंगे, गोइटर घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं गले के पास ऐसे फूल जाता है, उसको बोलते हैं घेंघा रोग, ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इतना मैंने बताया 5-6 ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर आप नोट्स लिए, नोट लेके तो उसको लिखते जाइए, एक पन्ना आएगा लिखने में, ठीक है, और उसके बाद आप उसको रट के चले जाइएगा, साइंस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। छठा क्वेश्चन लिखिए स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये आपका किससे है, ग्लैंड से, एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन है। ये सब ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले बता रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज ज्यादा है, मैंने बताया था, इसीलिए फिर मैं डिजीज पे आऊंगा। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या थी, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आपका पिट्यूटरी था। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा। पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये सब एकदम दिमाग में चलना चाहिए। सर पिट्यूटरी बोले इसका मतलब वो क्या होगा, सबसे छोटा है, और छोटा है सर लेकिन सबसे सबका बाप है, छोटा है लेकिन सबका बाप है, मास्टर ग्लैंड है, ठीक। अब आइए अगला क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करिए, ये आने की प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में, मतलब आ सकता है, लिखिए कॉपी में ये क्वेश्चन आ सकता है। अपने लैंग्वेज में लिख के पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगा पढ़ने में। यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप, ठीक। तो आपको मैंने बताया था, अगर आप पढ़े होंगे हमारा क्लास, तो ब्लड ग्रुप जो था हमारा, ब्लड ग्रुप का 4 तरह के होते थे, ए बी और ओ। इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है, ठीक है। ए बी ओ, इसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो एक होता है जो कुछ उसमें अलग अलग तरह के होते हैं कि उसमें एक है ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी से भी ले सकता है और किसी को भी दे सकता है। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप जो सबको, किसको दे सकता है, किसी को भी, रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपका। अगर मान लीजिए आपके किसी परिजन को खून की जरूरत पड़ी, भगवान न करे ऐसा हो, तो अगर ऐसा खून की जरूरत पड़ी तो ऐसा कौन है कि वो ब्लड किसी को भी दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सुन लीजिए, ओ पॉजिटिव, उसके बाद है आपका ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव। तो इसका आंसर जाएगा ओ निगेटिव, ठीक है। ओ जी की देखिए, ओ जो होता है वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप होता है। अब इसमें 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव मतलब उसके पास एंटीजन है पॉजिटिव, ठीक है, तो एंटीजन नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए ओ निगेटिव होता है, ठीक। अब देखिए दूसरा सवाल है कि ये भी देखिए, सब अभी चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें 2-3 आना है, ठीक। एक अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, ठीक। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, पहला क्वेश्चन है, या पहला ऑप्शन है इंकस, स्टेपस, मैलियस, फीमर, थाई बोन। ये भी आएगा सवाल, ये दोनों सवाल में से एक सवाल आएगा मतलब आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, स्टेपिस। स्टेपिस जो होता है वो स्मॉलेस्ट होती है बोन, कान की हड्डी को स्टेपिस बोलते हैं, कान की हड्डी को स्टेपिस बोलते हैं। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट बोन की जैसे ही हम बात करेंगे, आपके मन में एक ध्यान आना चाहिए कि स्टेपिस की बात कर रहे हैं। सर अगर लॉन्गेस्ट की बात करते हैं, लार्जेस्ट की बात करते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी हड्डी है, तो वो हमारी थाई की है, उसको फीमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपको रट लेंगे। जैसे अब एक सवाल ऐसे होता है ना, एक सवाल आया, उससे सराउंडिंग में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब अपने सोच लीजिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, मुझे आशा है आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। हम लोग आइएगा यहाँ आपसे मिलेंगे यहाँ पे BHU पे, अगर आपने आपका सेंटर गया होगा तो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है डेविल फिश इज आल्सो नोन एज, ठीक। एक ऑर्गेनिज्म है, उसको, ये डाइवर्सिटी का, एनिमल डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, एनिमल डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ पोर्शन किसका क्वेश्चन है, ताकि आप खुद ही रिलेट कर लेंगे। जो मैंने अभी बताया, एनालिसिस किया, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इसमें कुछ मेरे भी है क्वेश्चन और कुछ आए हुए सारे क्वेश्चंस है। तो इससे क्या होगा कि आपको
पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, समझ रहे हैं। इसमें मैंने भी कुछ अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं, बाकी जो क्वेश्चन है पहले से आया हुआ इंपॉर्टेंट वो सब है इसमें। तो इसमें क्या है कि क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था, डेविल फिश इज ऑल्सो नोन है, तो डेविल फिश किसको बोलते हैं, तो ऑक्टोपस है एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक ऑर्गेनिज्म है, मोलस्कस है, उसमें क्या बोलते हैं इसकी इसे डेविल फिश भी बोला जाता है, ठीक। अब देखिए एम्फीबियन एक तरह का एनिमल किंगडम का क्लास है, एम्फीबिया जो पानी में भी रहते हैं और एक जो उस पे जमीन पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक, जो दोनों में रहते हैं उसको एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। उसको एम्फीबियंस कहते हैं, एम्फीबियंस एनिमल में यूज किया जाता है, जैसे मेढक, फ्रॉग, ठीक है, पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, उसको एम्फीबियंस कहते हैं। लेकिन प्लांट किंगडम का मतलब समझ रहे हैं, पौधों का एम्फीबियन किसे कहते हैं, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहते हैं, ये सवाल आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसको जो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहने का मतलब इसका क्या है, सोचिए जहां भी एम्फीबियन टर्म है मतलब सर वहां पानी में भी वो रहेगा और जमीन पे भी रहेगा। तो प्लांट किंगडम का एक क्लास है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में उसके जीवन में एक बार पानी की जरूरत उसे जरूर पड़ती है, नहीं तो तड़प तड़प के मर जाएगा, और इसीलिए उसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हिच हार्मोन एंड सिक्रेटेड बाय, ठीक है, बोला जो डायबिटीज होता है वो किस वजह से होता है, कौन सा हार्मोन की वजह से होता है और कौन सा ग्लैंड उसे सिक्रीट करती है, ठीक। ये देखिए डिजीज का क्वेश्चन है और ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों को मिलाकर पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है जो डायबिटीज देखिए दो तरह का होता है, वैसे आपके लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, डायबिटीज बस बोले तो आप लिखेंगे इंसुलिन की वजह से। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज से सिक्रेट किया जाता है, पैनक्रियाज स्टमक के नीचे ऊपर होता है, बगल में होता है वहां पे, उसको वो सिक्रेट करता है डायबिटीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायबिटीज किसके, इंसुलिन की वजह से होता है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से, और इंसुलिन हार्मोन किससे सिक्रेट किया जाता है, पैनक्रियाज की वजह से, ठीक। इतना क्वेश्चन बताया, इसमें से 2-3 क्वेश्चन अभी तक आना पक्का है। तो एक बार वीडियो पॉज करके अगर आप नहीं लिखे तो शुरू से देखिए, लिखिए नोट्स बना के, नहीं तो बार बार वीडियो 40 मिनट का देखेंगे तो आपके पास समय नहीं, 40 मिनट भी बच जाएगा ना, 2 दिन बचा है परीक्षा में, तो आपको क्या करना है, नोट बना लेना है ताकि 40 मिनट का काम अगली बार 10 मिनट में हो जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन सर्कुलेशन से है, हार्ट से है, एवी नोड प्रेजेंट इन, एवी नोड एक तरह का होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एवी नोड, एसए नोड, अगर हार्ट के बारे में पूछ रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसमें 7 क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, तो इसलिए जो मुखार बिंदु से निकल रहा है वो क्वेश्चन है, ठीक है। एबी नोड, एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर, ये सब अगर पूछ दे कहां प्रेजेंट होता है तो क्या बोलेंगे आपके, दिल में, किसमें, दिल में, हार्ट में, ठीक है। अगर आपको पूछ दे तो किसमें, दिल में, दिल की बात है, ये सब आप लोग ज्यादा अच्छे से समझते होंगे। अगला ईसीजी एंड ईईजी रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू, ठीक। ईसीजी और ईईजी किससे रिलेट किया जाता है, आप ये तो बहुत ही कॉमन है, कहीं भी सुने होंगे, जैसे हॉस्पिटल जाते होंगे ईसीजी कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो ईसीजी और ईईजी किससे रिलेटेड है बताइए, ईसीजी और ईईजी जो हमारा रिलेटेड है, ईसीजी सॉरी ईसीजी और ईईजी, तो ईसीजी तो बहुत कॉमन है, क्या कराते हैं, हार्ट में कराते हैं, 2 यहाँ पे लेते हैं, यहाँ 3 ठो लेते हैं और एक मशीन ऐसे टून 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 करती रहती है, कभी देखे होंगे, तो नहीं देखे होंगे तो आएंगे जब बीएचयू यहाँ पे हॉस्पिटल में तो यहाँ लगा हुआ है, आगे यहाँ देखेंगे, तो वो ये किससे रिलेटेड है, हार्ट से। ईईजी किसे बोलते हैं, ईईजी ब्रेन से रिलेटेड, जब ब्रेन की वैसी रीडिंग लेते हैं टून 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 टून, तो वो क्या, उसको ईईजी बोलते हैं उस ग्राफ को, और जब वो हार्ट का ग्राफ दिखाता है वो जो, तो उसको ईसीजी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आइए अब अगले क्वेश्चन में पूछते हैं। एक समय में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई राजीव गांधी के समय पे, राजीव गांधी का जब सरकार चल रहा था तो भोपाल गैस थी वहां पे, उसमें क्या बोलते, भोपाल में जो थी वहां पे एक गैस लीक हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे हजारों लोग की मौत हो गई थी और वहां पे रेडियो एक्टिव चीजें निकल गई थी, बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन उस पर सवाल हर बार पूछा जाता है और वो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन गया, सरकार में भी सवाल उठे थे। तो उसमें जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है, ये आपके जीके में क्वेश्चन भी आ सकता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, कमेंट करके आप हमको बताइए भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके जनरल नॉलेज में। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, अब साइंस में देखिए इससे क्या क्वेश्चन आएगा, उधर जीके में ये आ जाएगा और साइंस में इसी से रिलेट करके पूछेगा भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन कौन सी गैस लीक हुई थी, ये अगर पूछ देगा आपको। पहला सवाल तो ये था, कब हुआ था भोपाल गैस, ठीक, आपके लेवल पे यही सवाल आएगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था।
ठीक, कमेंट करके बताइए, मैं आपको नहीं बताने वाला, या आपको खुद से कमेंट करके खोजना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनरल अवेयरनेस से आपको अपने आसपास से चीजों से अवेयर भी रहना चाहिए। ठीक है, तो कर लिए होंगे कमेंट। ठीक, अब आइए अगला, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। आप जब खाना खाते हैं तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक, खाना खाए तो आपका डाइजेशन, आपको क्या पेट, यहाँ पे पेट में स्टमक से स्टार्ट होता है या उससे पहले से ही हो जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका जाएगा माउथ। जब आप खाना लेते हैं तो यहाँ पे आप चबाते हो उसे, ठीक है, स्वेल करते हैं, तो यहाँ जब चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं फूड को, तो यहाँ लार्वा जो होता है और यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, वो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करती हैं। उस एंजाइम्स की मदद से उसको मैस्टिकेट किया जाता है फूड को और तोड़ा जाता है, उसको बोलस के फॉर्म में बना के नीचे भेजा जाता है। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है, रेबीज किसकी वजह से? ये भी डिजीज का क्वेश्चन है। रेबीज एक डिजीज है जो कुत्ता काटने की वजह से हो जाता है। अगर आपको कुत्ता काट दे तो आप सुने होंगे कि जाओ रेबीज का इंजेक्शन लगवा के आओ। ठीक, तो रेबीज किसकी वजह से होता है ये पूछा है। इसमें कुत्ता बिल्ली नहीं ऑप्शन में लिखना है, आपको ऑप्शन में आएगा बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से या फंगस की वजह से। तो इसमें ये नहीं लिख के आ जाएंगे आप 4 ऑप्शन देखे, अरे सर आप बोले थे कि कुत्ता की वजह से होता है। कुत्ता की वजह से नहीं होता है, कुत्ता काटता है तो होता है। ये एक वायरल डिजीज है रेबीज। रेबीज एक तरह का वायरल डिजीज है। ठीक है, तो रेबीज एक तरह का वायरल डिजीज है और अगर आपको कुत्ता काटता है तो फैलता है कुत्ते के थ्रू। ठीक है, तो कुत्ता की वजह से नहीं होता। आप ऑप्शन में 4 में कुत्ता मत खोजने लगिएगा, डॉग कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स आर हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज फाउंड इन। एनिमल डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें एक्सक्रीशन के लिए हमारे में क्या होता है, किडनी होता है ना, किडनी से एक्सक्रीशन होता है, लेकिन उसके में अलग होता है। उसके में क्या होता है, फ्लेम सेल्स होता है। तो उस ऑर्गेनिज्म को प्लेटीहेल्मिन्थिस बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म को नहीं, उस क्लास को, पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थिस। लिख देता हूं, प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक, ये सब बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं। ये आपके लिए रामबाण है। रामबाण समझता है? पहले जमाने में क्या होता था कि जब कोई कुछ नहीं हो पाता था तो लोग राम का, जैसे पहले तीर धनुष चलता था तो लोग क्या करते थे, कोई भी बाढ़ जैसे मारते थे, राम काले के नाम मार देते थे, तो वो जैसे किसी को निशाना बनाते थे तो बन जाता था, शक्ति थी पहले। तो यही चीज, ये रामबाण है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंटिंग। ठीक है, अब आंखों में आपको रोशनी दिखती पड़ती है। आपका आंख एक तरह का बहुत ही जो क्रिएशन है भगवान का, बहुत ही अजूबा क्रिएशन है। इसमें एक लेंस है आपके आंखों में, कैमरा जो जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें एक लेंस है जिसकी वजह से आप हमें देख पा रहे हैं। तो आप भी किसी को देखते हैं तो एक लेंस है जिसकी वजह से देख पा रहे हैं। इसका जब आप आई का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो इस पे एक रेटिना नाम की चीज होगी। ठीक, रेटिना क्या होती है? जिसपे इमेज बनता है। जैसे आप हमको देख रहे हैं क्या, तो मोबाइल के थ्रू नहीं देख रहे हैं, आप अपनी आंखों के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, या आप कंफ्यूजन में मत रहिए कि आपके पास मोबाइल है तो आप हमें देख पा रहे हैं, वो अलग बात है। मोबाइल नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएंगे आप, लेकिन आप अपनी आंखों के थ्रू जो देख रहे हैं तो आपके यहाँ पे उल्टा रेटिना पे इमेज बन रही होगी, अंदर यहाँ पे एक इमेज बन रही होगी। और उस रेटिना में जो सेल्स होते हैं वो तो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। उस सेल्स को क्या बोलते हैं? रॉड और कोन सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछा हुआ है कि रॉड और कोन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलेंगे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन विच फाइलम। सबसे ज्यादा, जैसे एनिमल डाइवर्सिटी में 8-10 फाइलम है। ठीक है, पूरा एनिमल को 10 ग्रुप में बांटा गया, तो सबसे ज्यादा एनिमल किस में पाए जाते हैं? तो एक क्लास है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब जिसका जॉइंटेड लेग्स होता है, लेग्स जॉइंट होता है, उसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। अगर आर्थ्रोपोडा बोले तो क्या आपके दिमाग में घूमेगा? जॉइंटेड लेग्स, जिनके लेग्स जॉइंटेड हो गए उनको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल, सबसे ज्यादा एनिमल्स उसी ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। देखिए हार्मोन का नाम सुनिए, HCG। ठीक, ये भी नहीं है। रेनिन, ये भी नहीं है, आप सुने होंगे। लीवर, ये भी नहीं है, हार्मोन ही नहीं है लीवर। ऑक्सीन, यही है, टिक मार दिए। कई बार आपका कॉमन सेंस काम करेगा तो आप लगा ले जाएंगे। फिर अगला देखिए, टेंडन कनेक्ट्स, ये सवाल आएगा, क्या करेगा? आएगा, लिखिए, ये सवाल आएगा, ये सवाल आएगा। क्या है? टेंडन कनेक्ट्स। टेंडन जो होता है किससे कनेक्ट करता है? देखिए हमारे जो बॉडी में है, कहीं 2 हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहीं हड्डियां मसल से जुड़ी हुई है, तो अलग अलग चीज उसको अलग अलग कनेक्ट करती है। ठीक है, तो जो मसल से मसल कनेक्ट करता है, जो मसल से मसल, और एक जो मसल से बोन, सॉरी जो बोन से बोन कनेक्ट करता है, ठीक, और एक मसल से बोन कनेक्ट करता है। ठीक है,
तो इसको जो बोलते हैं मसल से बोन, इसको टेंडन बोलते हैं। अब दो हड्डियां जो एक दूसरे से जुड़ती है उनको लिगामेंट बोलते हैं। तो इन दोनों में से एक सवाल आएगा, क्या होगा, आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो चलो, फॉलोइंग इज ए पॉइजनस स्नेक। ठीक है, स्नेक्स तो होते हैं, हमेशा ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि अगर जो आपको सांप काट देगा तो जरूरी नहीं आप मर ही जाएंगे। ठीक है, बहुत लोग सांप काटने से नहीं मरते हैं, उसके हदक से मर जाते हैं, उसके हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कहीं बाप रे मुझे सांप काट लिया। ठीक है, तो स्नेक्स पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं, नॉन पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले नहीं भी होते हैं। तो ठीक है, तो पॉइजनस स्नेक इसमें से कौन सा है, ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। जो पॉइजनस होगा बाकी सब नॉन पॉइजनस होगा, तो अगर कभी नॉन पॉइजनस भी पूछ दे तो आप तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन क्या है, दिखिए देता हूं मैं। पहला है धामिन, नाम सुने होंगे, धामिन पीले कलर का होता है। ठीक, दूसरा होता है बा, तीसरा होता है कोबरा, देखे नहीं होंगे, नाम सुने होंगे, पाइथन चौथा है। ठीक, तो इसमें से पॉइजनस स्नेक पूछ रहा है, धामिन पॉइजनस नहीं है। अगर आपके गांव के देहात कहीं भी दिखता है, काट देता है किसी को, तो मरेगा नहीं इंसान। ठीक है, उसको दिल को ठंडक दीजिएगा, मरोगे नहीं उसको, लेकिन उपचार के लिए ले जाइएगा। ठीक, बा भी नहीं है, पाइथन भी नहीं है, पॉइजनस स्नेक सिर्फ और सिर्फ कोबरा है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया इज करेक्टेड बाई। ठीक है, मायोपिया एक तरह का डिजीज है, जैसे चश्मा जो लोग लगाते हैं उनको पता होगा कि मायोपिया में क्या होता है, जो हमारे उम्र के लोग होते हैं, जो नौजवान होते हैं, ठीक है, अभी नौजवान हूं मैं, आप भी नौजवान हैं, मायोपिया जो होता है उसमें क्या होता है, इमेज, जैसे आंखों से उनको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उनको मायोपिया होता है। मायोपिया तो वो चश्मा लगाते हैं एक तरह का, जो चश्मा लगाते हैं दो तरह का चश्मा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है। अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं है तो रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मायोपिया जो है वो किससे कॉज होता है, कॉन्केव लेंस। मायोपिया जो होता है उसको करेक्ट किया जाता है, सॉरी कॉज नहीं, मायोपिया जो उसको करेक्ट किया जाता है वो कॉन्केव लेंस के थ्रू किया जाता है। वो चश्मा लगाते हैं, चश्मे से जाते हैं कॉन्केव लेंस से। तो हमारे आपके उम्र में जो भी लोग चश्मा लगाते होंगे उनके पास कॉन्केव लेंस होगा, उनका फोकल लेंथ निगेटिव में आएगा कॉन्केव लेंस का। ठीक है, कॉन्केव लेंस इस तरह का होता है, इनका फोकल लेंथ ऐसे ऐसे जाता है, तो निगेटिव में इनका फोकल लेंथ आता है, ये इतना दूरी होता है, तो निगेटिव में इनका आता है। इसीलिए आप कहेंगे आपका चश्मा का पावर हमेशा माइनस में होगा, -2, -1.5 माइनस। ठीक है, पॉजिटिव में बड़े लोगों का होता है, उम्र दराज लोगों का। कोई है नहीं ना उम्र दराज। तीसरा सवाल देखिए, मतलब तीसरा सॉरी अगला सवाल देखिए, प्लांट्स दैट ग्रो इन पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की कमी में ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है। एक हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स उनको बोलते हैं जो जल में बहुत ज्यादा जल में रहते हैं। ठीक, दूसरा दिया मीजोफाइट्स, जो नॉर्मल जल में रहते हैं, ना ज्यादा ना कम। तीसरा दिया हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स वो होते हैं जो सलाइन वाटर, जो सलाइन वाटर में रहते हैं। सलाइन वाटर समझ रहे कैसा, जैसे जो समुद्री पानी होता है उन सब में जो रहते हैं उसको हेलोफाइट्स बोलते हैं। जीरोफाइट्स जिसमें एकदम पानी नहीं होता, रेगिस्तान रेत में जो प्लांट्स होते हैं उनको जीरोफाइट्स बोलते हैं। जीरो दिख ही रहा है, जीरो मतलब एकदम पानी खत्म। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, डिजीज विच इज नॉट कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, बहुत सारे जो होते हैं डिजीज होते हैं जो फैल जाते हैं पूरे इंडिया में। जैसे अभी देखिए एक समय पे चेचक फैला हुआ था पूरे इंडिया भर में, तो एपिडेमिक डिजीज उसे बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा एरिया में हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक डिजीज। और एपिडेमिक डिजीज कई सारे हमारे गवर्नमेंट ऐसी प्रयास करती है, पोलियो का जैसे टीका लगता था हमारे यहाँ, चेचक का टीका लगता था पहले, आपके पापा मम्मी लगा होगा, आपको भी लगा होगा बचपन में। तो हमारे गवर्नमेंट का प्रयास रहता है कि इसको खत्म किया जाए। तो बहुत सारे डिजीज है जो अभी तक खत्म नहीं हुए, उनके अभी भी टीका लगते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सा डिजीज है, पोलियो, मलेरिया, टेटनस, स्मॉल पॉक्स। इसमें से क्या है, स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक। चेचक आज के डेट में किसी को नहीं होता है। चेचक स्मॉल पॉक्स जो होता है लार्ज पॉक्स होता है, बड़ा वाला होता है। ठीक है, चेचक छोटा वाला इतना बड़ा, छोटा उसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक बार हो जाएगा तो आपको दाग हो जाएगा चेहरे में, जहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वो आपको दाग जीवन भर, जीवन पर्यंत आपके साथ वो दाग रहेगा। तो वो जो स्मॉल पॉक्स था, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रयास किया और टीका लगा लगा के पूरे इंडिया में जो हमारी फैली हुई थी उसको खत्म कर दिया। लेकिन आज भी एक डिजीज है पोलियो, जो अभी कहीं ना कहीं देश के, ये दुखद चीज है हमारे लिए कि अभी भी वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है किसी न किसी इलाके में। तो पोलियो अभी तक पूरा इरेडिकेट नहीं किया गया इंडिया से। अब अगला ये सवाल, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट क्या होता है। ठीक है, सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स। ठीक है, थोड़ा हिंदी में कम बोल रहा हूं मैं, तो ये टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, डायरेक्ट आप जो दिख जाएगा इंग्लिश में रहेगा, पेपर बाहर क्या जाइएगा, इंग्लिश हिंदी इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता साइंस में। ठीक है,
28 क्वेश्चन आपको मैंने बताया, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा सेरेब्रम, सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है। 29 आइए, द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इज, देखिए इसमें डिजीज दिया हुआ चार्ट, तो उसमें बोल रहा है कौन सा वायरस से डिजीज है, और जो इसमें से 3 नहीं होगा वो दूसरे से होगा, या तो फंगल होगा या तो बैक्टीरियल होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सिफिल्स, सिफिल्स वायरल कॉज डिजीज नहीं है, ठीक है। दूसरा है टाइफाइड, टाइफाइड भी वायरल डिजीज नहीं है, वायरस से कॉज डिजीज को वायरल डिजीज बोलते हैं, ठीक। 29 का क्या आंसर जाएगा आपका, टेटनस, टेटनस भी नहीं है वायरस से कॉज, तो क्या है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एक तरह के वायरस से होता था जो अब इंडिया से इरेडिकेट हो गया, तो इसका आंसर जाएगा स्मॉल पॉक्स, ठीक। अगर वॉर्म, वॉर्म मतलब कीड़ा, कीड़े से कौन सा डिजीज होता है, तो कीड़े से होने वाले डिजीज को बोलते हैं फिलेरियासिस, स्पेलिंग देख लीजिए, फिलेरियासिस, ये वॉर्म कॉजिंग, कॉज्ड बाय वॉर्म, कॉज्ड बाय वॉर्म, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है इंसान का कितना होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो इंसान का होता है वो 120/80 होता है। बोलेंगे सर एक बताइए ना, 120 भी बोल रहे हैं 80 भी बोल रहे हैं, मूर्ख इंसान, 120/80 कहने का मतलब है मेरा, अरे कहो कि ये जो होता है, देखेंगे आप जब ब्लड प्रेशर कभी नपवाइएगा जाके डॉक्टर के पास, अभी तो एग्जाम है, एग्जाम बाद नपवाइएगा, ठीक है। तो 2 बार आपको छोड़ता है लेता है, छोड़ता है लेता है, 2 रीडिंग लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ये आपको मतलब करनी है, कंफ्यूज नहीं, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब एक बार जब खून जा रहा है, एक बार जब मतलब हार्ट बीट होता है ना, तो एक बार जब हार्ट पूरा बंद हो जाता है, मतलब पूरा एकदम खून वो हो जाता है, से जो हार्ट है हमारा ऐसा नहीं होता जो दिल आप लोग बनाते हैं वैसा हार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हार्ट एक बार पूरा कंप्रेस होता है, एक बार पूरा खुलता है, एक बार बंद होता है, एक बार पूरा खुलता है। तो सिस्टोल जब पूरा एकदम कंप्रेस होता है उसको बोलते हैं, डायस्टोल जब पूरा खुलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टोल में 120 प्रेशर होता है, डायस्टोल में जब खुलता है तो 80 होता है। अगला सवाल आ जाइए, सी काउ किसे बोलते हैं, ठीक है, सी काउ किसे बोलते हैं, कौन से ग्रुप को सी काउ बोलते हैं, तो इसका आपका आंसर जाएगा मैमल्स, मैमल्स को सी काउ बोलते हैं, ठीक है। स्तनधारी जो होते हैं उनको सी काउ भी बोलते हैं। विच वन इज एन रियल फिश, ठीक है, 4 फिश का नाम बोलूंगा, अगर किसी आदमी के आगे फिश लगा दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिश ही है, मछली ही है, ठीक है, फिश नाम में लग सकता है। जैसे अभी बताया ना डेविल फिश, डेविल फिश क्या था भूल गए ना, वीडियो रिवाइंड करिए पीछे जाइए, उसमें डेविल फिश मैंने बताया। डेविल फिश एक तरह का ऑक्टोपस था, ऑक्टोपस एक मोलस्कस है, मोलस्कस इज नॉट ए फिश, मोलस्कस एक मछली नहीं है, मोलस्कस एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, एक अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है। तो जिसके सामने फिश लगे, अब जैसे टाइटल होता है ना, तो टाइटल जरूरी नहीं कि जो टाइटल लगाते हैं उसका टाइटल से ही आप पहचान लेंगे कि कौन सी जाति है कौन सी नहीं है, लोग अलग अलग टाइटल लगा लेते हैं, टाइटल से नहीं पहचान पाते हैं। तो रियल फिश जो होता है फिश से नहीं आप पहचान पाएंगे। देखिए जैसे पहला है सिल्वर फिश, व्हेल फिश, डॉग फिश, स्टार फिश। अब इसका जो आंसर आपका जाएगा स्टार फिश, ठीक है। रियल फिश इसमें से कौन सा है, स्टार फिश, सिल्वर फिश, व्हेल फिश, डॉग फिश, स्टार फिश, ठीक है। तो ये व्हेल फिश जो होता है ये मैमल है, ये सवाल आएगा अगली बार कि व्हेल फिश क्या होता है, व्हेल फिश मैमल होता है, तो फिश लग जाने से फिश नहीं हो जाता। ये सब आपको मतलब ये सब बहुत उस तरह के ऑर्गेनिज्म है, जैसे नहीं वो उस तरह के इंसान होते हैं जो दिखते कुछ और होते हैं अंदर से कुछ और होते हैं, ये सब आपको एकदम बेवकूफ बनाने के लिए खड़े होते हैं कि आओ मैं बेवकूफ बनाऊंगा तुम्हें, आओ मेरे पास आओ, ठीक। तो इसका आंसर हो गया आपका स्टार फिश। अगला क्वेश्चन है, ये भी आएगा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर, वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर, वाइडल टेस्ट क्यों यूज किया जाता है, तो आजकल एक बहुत बीमारी अभी फैली हुई, फैली क्या मतलब इस समय बहुत होती है, जो मौसम जो चेंज हो रहा है, टाइफाइड, ठीक है। तो आपके अगल बगल अगर किसी को टाइफाइड हुआ होगा तो उसका जाकर प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट देखिएगा, प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जो डॉक्टर लिखता है उसमें वो वाइडल टेस्ट लिखा होगा। अगर वाइडल टेस्ट लिखे तो आप शक करिएगा, कहीं ना कहीं आप चालाक बन के बोल दीजिएगा, अरे चचा इसको कहीं ना कहीं इसको टाइफाइड का शंका हो रहा है डॉक्टर को, इसीलिए वो वाइडल टेस्ट लिख रहा है। अगला सवाल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी, लंग्स, नर्वस सिस्टम, ये सब छोटे छोटे सवाल आने ही आने हैं, ठीक ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट,
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते किसे है सर, पहले ये समझ में आएगा तब तो ये सवाल लगाएंगे। स्ट्रक्चर, अब देखिए क्या करना होता है अगर हमको कोरम पूरा करना होता है, आते बोलते लिखो बच्चों किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, पर नहीं पढ़ाना ना, हम नए जनरेशन के लोग हैं, हमको बदलाव करना है शिक्षा में आगे आने वाली जनरेशन को। तो आपको देखिए मैं समझाता हूँ पहले, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को पहले समझेंगे तब ये सवाल कर पाएंगे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो होता है जो छोटा से छोटा लिविंग एंटिटी जो पूरे फंक्शन को कर सके इंडिविजुअली। नहीं समझ में आया सर? देखिए जैसे ये बॉडी है हमारी, तो छोटा से छोटा इसका यूनिट क्या हो सकता है? टिश्यू हो सकता है सर, नहीं ऑर्गन हो सकता है सर। पगला गए हो क्या? ऑर्गन से भी तो छोटा एक होता है क्या? टिश्यू होता है सर। महामूर्ख हो क्या? नहीं सर, टिश्यू नहीं सेल होता है। अब आए ना, तो इस बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या है? सेल है। सेल जो होता है इंडिविजुअली वो लिव कर सकता है, इंडिविजुअली वो सारे फंक्शन कर सकता है। अगर बस सेल को भी दुनिया में छोड़ देंगे कि जाओ बेटा अपनी जिंदगी जी लो, जाओ बेटा अपनी जिंदगी जी लो, सेल बोलेगा जी लूंगा। क्या बोलेगा? जी लूंगा। तो जो बोल दिया कि जी लूंगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो किडनी का जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, किडनी एक तरह का क्या है? ऑर्गन है, ठीक है। तो ऑर्गन जो है इसका, ऑर्गन का क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट टिश्यू नहीं, सेल। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जो स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट कर जाए पहली बात, और दूसरी बात वो फंक्शन भी कर ले अकेले, किसी का मदद ना मिले तो भी कर ले अकेले फंक्शन। बोले यार तुम्हारी जरूरत नहीं है जीवन भर हमको, ठीक है। बचपन में जब तक जैसे आप बोलेंगे बड़े हो जाएगा तो माँ बाप को अब हमको जरूरत नहीं है, अब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब पापा आप पैसे देने की हमको जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए। तो आप उस समय स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो जाएंगे अपने परिवार के लिए, ठीक है। अभी नहीं है आप, ठीक, क्यों? आप फंक्शनली नहीं है। तो किडनी का क्या होता है? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। समझ में आया रे? नहीं आया? फिर उसके बाद लंग्स का क्या होता है? एल्वियोलाई। नर्वस सिस्टम का क्या होता है? आपका न्यूरॉन। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल, ये तो अभी बताया मैंने, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल न्यूरॉन। ये क्या करेंगे? रट डालेंगे। क्या करेंगे? रट डालेंगे। मैं बोलूं क्या करेंगे तो आप बोलेंगे रट डालेंगे, ठीक है। क्यों रटेंगे? क्या नहीं सर समझ गए हैं, फिर याद कर डालेंगे। रटना उसे कहते हैं, ठीक। रटना उसे नहीं कहते हैं कि आप याद कर रहे हैं कि मोहम्मद गोरी कब आया था, आक्रमण करके गया, कितनी बार लूटा सोमनाथ मंदिर को, ठीक है। आप ट्रिक से जो भी चीजें आप बताई जाती है ना उसको एकदम कॉन्सेप्चुअली बताया जाता है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसको आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत समझदार हैं, आप एक बार पढ़ लिए और आपको कभी दोबारा, हम बोलेंगे हम रटते नहीं है सर, हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप बहुत ही बड़े गलत फहमी में है। रटना नहीं है, आपको दोबारा एक बार पढ़ना है, उसको क्या बोलते हैं? रिवाइज करना बोलते हैं, ठीक है। ये सब मेहनत से बनाई हुई चीजें हैं। अगला लिखिए, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम का मतलब, कंट्रोल रूम का मतलब क्या होता है? जैसे आपका शहर में कंट्रोल रूम होता है ना, तो पुलिस चलाती है, कहीं कुछ गड़बड़ी होता है तो उसको बताया जाता है, तो वहां से पुलिस भेजती है, वहां से चीजें 100 नंबर आप कॉल करते हैं। तो वैसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्या होता है? आपका न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो सब कुछ जो कंट्रोल होता है सेल का वो न्यूक्लियस होता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलेंगे? जहां से पावर रिलीज होता है उसको बोलेंगे आप क्या? माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, ठीक। तो वहां से पावर का रिलीज होता है, उसको पावर हाउस इसीलिए बोलते हैं। कंट्रोल रूम सेल का क्या होता है? न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या था? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं? करेंसी का मतलब क्या होता है? जिसमें लेन देन होता है, ठीक है। तो लेन देन का मतलब क्या? कि जैसे हमारी बॉडी, अगर हम जीवन में क्या लेन देन करते हैं तो पैसे को एक करेंसी की तरह मानते हैं, उसमें कोई चीज कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उस करेंसी उसमें कन्वर्ट करके, जैसे मान लो आपको 4 किलो गेहूं चाहिए, ठीक है, और आपके पास 4 किलो आटा है, तो आप पहले 4 किलो गेहूं से 4 किलो आटा नहीं खरीद लेंगे डायरेक्ट, आपको 4 किलो आटे को बेचेंगे, ठीक है, फिर उससे जो पैसा निकलेगा उससे आप 4 किलो गेहूं खरीदेंगे। तो जो मीडियम जिसमें आप एक्सचेंज कर लेते हैं उसको करेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का करेंसी क्या है? एटीपी। जिसमें लेन देन होगा वो क्या होगा? एटीपी होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें लेन देन होगा, जिसका वो मानते हैं, ठीक। आइए अब अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। कौन सा इसमें से वायरल डिजीज नहीं है? फिर से क्वेश्चन आया, पहला है ऑप्शन एड्स, दूसरा है टीबी ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा है मम्प्स, चौथा है इन्फ्लुएंजा। आपको बता दो इसमें से 3 जो है वायरल डिजीज है, एक ही है जो वायरल डिजीज नहीं है, और वो है आपका ट्यूबरकुलोसिस, वो एक बैक्टीरियल डिजीज। टीबी क्या है? टीबी जो देखते हैं वो नहीं, ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज है,
ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, एड्स भी वायरल डिजीज है, एचआईवी की वजह से होता है। मम्प्स जो होता है, यहाँ पे होता है मम्प्स, आपका देखोगे गले के पास से खुलता है, उसको मम्प्स बोलते हैं, वो भी वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा भी एक आई वायरस की वजह से होता है। ठीक, चौथा अगला क्वेश्चन जो है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड इज डन, ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय। आपके बॉडी में आप कभी सोचे हैं, क्या कभी सोचे हैं कि जो आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो जो ट्रांसपोर्ट होता है नाक से, जो ट्रांसपोर्ट होता है एक एक सेल तक कैसे जाता है, कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं, तो बायोलॉजी में यही सब सोचना पड़ता है। आपके बॉडी जो CO2 निकालती है रेस्पिरेशन करके, क्या वो कैसे बाहर तक एक्सक्रीट होता है? तो वो जो होता है वो कई फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, एक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, एक जो होता है प्लाज्मा में जाता है डिसॉल्व होके, तीसरा जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी 3 ट्रांसपोर्ट का मेथड है, एक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, एक प्लाज्मा में, एक हीमोग्लोबिन में। जो अपना ऑक्सीजन होता है अपना, वो प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन के प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर हीमोग्लोबिन में जाता है। मैक्सिमम जो होता है ऑक्सीजन वो हीमोग्लोबिन से जाता है, पर कार्बोनेट के केस में दोस्तों ये अलग हो जाता है। और जो होता है आपका ये जो होता है मैक्सिमम फॉर्म जो होता है वो प्लाज्मा के थ्रू जाता है, मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम जो होता है वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, मिनिमम जो होता है वो प्लाज्मा के थ्रू जाता है, और हीमोग्लोबिन बीच वाला होता है, 5-10% हीमोग्लोबिन से जाता है। ठीक है, तो मिनिमम जो होता है वो प्लाज्मा के थ्रू जाता है, मैक्सिमम बाइकार्बोनेट के थ्रू जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, द सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ। ठीक है, देखिए सेल वॉल जो होता है प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में क्या पाया जाता है सेल वॉल, ये भी आप में सवाल आ सकता है, बोलेंगे नहीं सर एनिमल में पाया ही नहीं जाता सेल वॉल, प्लांट और फंगस में पाया जाता है, प्लांट और फंगस में। प्लांट में किस चीज से सेल वॉल बना होता है ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, खोजिएगा। फंगस में किस चीज का बना होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, काइटिन का। काइटिन एक तरह का वो है, सैकेराइड्स है। काइटिन एक तरह का क्या है, स्टार्च एक तरह का, मतलब आप काइटिन कह सकते हैं, सैकेराइड्स एक तरह का, जैसे होता है ना कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उसी तरह का काइटिन भी एक होता है कंपाउंड। आपको मैंने उसमें बताया होगा, अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट है तो आप पढ़े होंगे काइटिन क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर आपका हो गया क्या, काइटिन। सेल वॉल ऑफ फंगस इज, फंगस का जो होता है काइटिन से बना हुआ। फिर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स इज प्रेजेंट इन। ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं किसमें प्रेजेंट होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं एक तरह का, एक हमारे में जैसे किडनी है उसी तरह एक ऑर्गेनिजम्स है, क्या बोलते हैं, कॉकरोच। कॉकरोच में जो होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन का काम करता है, तो किसमें प्रेजेंट होता है, कॉकरोच में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, जैसे आप एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी, ठीक, तो एनिमल को जो बांटा गया है, पहले स्टार्ट किया गया प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, निडरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और आपका मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये आपका टोटल एनिमल का क्लासिफिकेशन है। तो इसमें क्या होता है ना, पहले जमाने में, मतलब पहले क्या, ये सिस्टमेटिक डिवीजन है। पहले प्रोटोजोआ है, उससे थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है ऑर्गेनिज्म, तो पोरीफेरा बना, उससे थोड़ा ऑर्गेनिज्म कॉकरोच, धीरे धीरे इवॉल्व होते। सबसे जो मॉडर्न इवॉल्व है वो कॉर्डेट्स है। कॉर्डेट्स में भी सबसे ज्यादा हम इवॉल्व है, मैमल्स है, मैमल्स में भी हम लोग हैं सबसे ज्यादा इवॉल्व, सोचने समझने की हर चीज की शक्ति है हमारे पास। तो इसमें क्या था, पहले जो होता था सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब खून का जो बहाव होता था शरीर में ओपन होता था। मतलब क्या, जैसे क्लोज पाइप में करेंगे, मान लीजिए घूम फिर के यहाँ से स्टार्ट हुआ खून, यहीं घूम फिर के इसी में रह जाएगा, यहाँ से बस चीजें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगी और इसमें जाएंगी। पहले क्या होता था, खून ऐसे बहता था पूरे शरीर में। ठीक है, उसमें सेल्स ऐसे बात रहती थी, सेल्स बाथ इन ब्लड्स। ठीक है, सेल उसी में तैरती रहती, अपना रहती थी, उसमें खून शरीर में पूरा बहता था, तो ओपन था। अब बाद में धीरे धीरे क्लोज होते गया, क्लोज एडवांस फीचर है। तो क्लोज फीचर जो है वो एनिलिडा से स्टार्ट हो गया है, यहाँ से स्टार्ट हो गया था क्लोज फीचर। ठीक है, एनिलिडा से। अगला क्वेश्चन, ये विटामिन का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया ना भी विटामिन का एक लेक्चर जाएगा आपको, आएगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन उसमें जरूर आएगा। सुबह में सर पढ़ा है बहुत अच्छे से, टिप्स बता देंगे। विटामिन ए, B1 और डी से कौन सा डिजीज होता है, डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज दो तरह से होता है, एक डिफिशियंसी डिजीज होता है, एक और डिजीज होता है। तो डिफिशियंसी डिजीज किसी की कमी से होता है,
और एक तो डिजीज होता है वो डिफिशियंसी डिजीज जो होता है वो विटामिन वगैरह की कमी से होता है। अगर विटामिन नहीं मिलेगा प्रॉपर अमाउंट में तो वो आपको डिजीज हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी वाले इसको क्या बोलेंगे, रतौंधी, ठीक। डी की कमी से बेरी बेरी होता है, हिंदी में भी बेरी बेरी ही बोलेंगे। डी की कमी से रिकेट्स, पैरों में जो रोग होता है इसे स्टेटपन आ जाता है उसको रिकेट्स बोलेंगे। सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है, सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, एक ठीक। डी की कमी से रिकेट्स हो गया और सी की कमी से स्कर्वी हो गया, ये हो गया। अब देखिए इकोलॉजी का एक सवाल मैं कराऊंगा और यहीं पे आपको मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ। उससे पहले एक और सवाल मैं देखता हूँ, लिख के लाया था। देखिए कई सारी जो डिजीज कॉज की जाती है वेक्टर के द्वारा कॉज की जाती है। वेक्टर मतलब एक मीडियम होता है जिसके थ्रू डिजीज को, जैसे मान लीजिए आपको बोलते हैं मलेरिया, वो हो गया, क्या बोलते हैं, मलेरिया हो गया, ठीक है। तो मलेरिया मच्छर काटने से नहीं होता है, मलेरिया मच्छर ट्रांसपोर्ट करता है उसके डिजीज को, कैरियर को, मच्छर ट्रांसपोर्ट करके आपके ला के ब्लड में भेज देता है। मच्छर काट दिया तो इसका मतलब ये नहीं मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं डिजीज को उसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो मलेरिया के लिए स्लीपिंग सिकनेस, बहुत ज्यादा सो रहे हैं तो वो भी एक बीमारी है। ये मत सोचिएगा कि सर मैं कमजोर हो गया हूँ ना इसलिए मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, नहीं, एक बीमारी है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं मतलब ये बीमारी है। बहाना मत मारा करिए घर वालों से, सब मम्मी कमजोर हो गया हूँ ना आजकल, पढ़ाई का बहुत लोड बढ़ गया है, ठीक। फिर काला अजहर, तो इनका अलग अलग वेक्टर होता है, ठीक है। वो वेक्टर क्या है, मलेरिया का जो होता है मच्छर होता है मॉस्किटो, उसका नाम है फीमेल एनाफिलीज। एनाफिलीज नाम है, फीमेल होता है, मेल वाला नहीं, फीमेल वाला एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक। ये जो होता है एक टीएसटी से सी फ्लाई की वजह से होता है, टीएससी फ्लाई की वजह से। काला जड़ जो होता है उसको सैंड फ्लाई की वजह से होता है, मक्खी है इसमें, ठीक है। तो वेक्टर, और एक क्वेश्चन जो अंतिम है इस क्लास का उसको आप लिखिएगा, इकोलॉजी से क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन आता है, एक ही में कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ। इकोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है, पिरामिड के बारे में। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड इकोलॉजी में पिरामिड सर चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड की डिस्कवरी की थी। चार्ल्स एल्टन ने क्या किया कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे और नंबर के बेसिस पे पिरामिड के टर्म में उसको रखा। मतलब क्या, जो सबसे प्रोड्यूसर होता है, जो सबसे ज्यादा जो इनिशियल होता है ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता है, जैसे ग्रास वगैरह हो गए, उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक। उसके बाद उसको जो कंज्यूम करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करेगा उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। उसके बाद जो सबसे अंतिम में उसको लेता है फूड को, उसको टॉप कंज्यूमर बोलते हैं। इस तरह से वो एक पिरामिड बनाते थे, उल्टा और सीधा पिरामिड बनाते थे, उनका यही काम था जीवन भर का, ठीक। तो एक क्वेश्चन आता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है हमेशा अपराइट होता है, अपराइट मतलब ऐसे हमेशा सीधा होता है, पर बायोमास का जो होता है अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। ऐसे ही नंबर का ये आएगा क्वेश्चन, अगर इकोलॉजी से आएगा तो यहाँ से आएगा, नहीं तो पॉल्यूशन के बारे में आप, मैंने बताया नहीं है पॉल्यूशन के बारे में आप गूगल करके थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक। कौन क्या पॉल्यूट करता है थोड़ा बहुत, ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसे बता दी। तो वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको टफ होगी, जो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आसान चीज़ें तो आप कर लेंगे। तो एनर्जी का जो होता है हमेशा और हमेशा क्या अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी जो प्रोड्यूसर में होगी, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके में सबसे ज्यादा होगी, और 10% लॉ के अनुसार हमेशा 10% ही आगे एनर्जी जाती है। मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन होता है ना, जो जैसे क्या हुआ कि प्लांट यहाँ हुआ, प्लांट में एनर्जी 100 कैलोरी थी, ठीक। अगला जो इसको कंज्यूम करेगा इसका 10% एनर्जी इसमें जाएगी, 10% इसका, अगर आपका मैथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो 10 आ जाएगा आपको कि 10 कैलोरी होगा, और अगला जो इसको कंज्यूम करेगा वो 1 कैलोरी होगा, ठीक। तो मान लीजिए प्लांट है, प्लांट में कोई एक जानवर खा रहा है, जानवर को आप खा रहे हैं, आप उससे भी बड़े जानवर है, ठीक है। तो प्लांट को जानवर खा रहा है, जानवर को आप खा रहे हैं, ठीक। तो प्लांट को जानवर खाया 10 किलो का आप खाए तो 1 कैलोरी मिला, क्यों नहीं, आप प्लांट को ही खाते हैं। तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी मिलता है 10% लॉ के अनुसार, इकोलॉजी करती है हमारी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गूगल करके सर्च कर लेंगे कि किसका पिरामिड ऑफ एनर्जी हर केस में, ठीक है। अलग अलग इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम मतलब अलग अलग, जैसे ऑर्गेनिज्म का सिस्टम को इकोसिस्टम बोलते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम के लिए अलग अलग पिरामिड बनता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। आप इसका सर्च करेंगे किसके लिए अपराइट होता है, किसके लिए इन्वर्टेड होता है, नंबर का और बायोमास का, ठीक है।
तो ये था आपका जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मुझे लगे आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे साइंस से 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आने हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसको आप नोट्स बना के अच्छे से रट डालिएगा, पढ़ डालिएगा, समझ डालिएगा, जो मन में आए कर लीजिएगा, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके दोस्तों के लिए, तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम लोग ऐसे BHU एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड नए स्ट्रेटेजी और नए सिलेबस और स्टडी की चीजें लाते रहते हैं हमेशा, और ऑथेंटिक चीजें लाते हैं, मेहनत करके चीजें लाते हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। तो आप जो चीजें मैंने पूछा उसको कमेंट जरूर करिए इसमें। उसके बाद इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होकर। आपको विटामिन का लेक्चर आएगा और आपका एग्जाम 16 तारीख को है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप हमको पता है जरूर अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा से अच्छा करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।